Hello students, my name is Jitendra Kumar. I am your biology teacher and I welcome you all to the Biogenius NEET Prep. So this is the part 2 of your previous video that we have covered regarding your body fluids and circulation, and I'll give you a quick overview for the video that and the topics that we are going to cover today. So the first one is your blood grouping, and then your blood vessels structures, and then your structure of heart. So basically this is a very important video in respect to your NEET exams and class 11 biology. So without wasting any time, let's get started. So see, your blood groups. So blood groups क्या होते हैं? बेसिकली ब्लड ग्रुप्स क्या है? आपकी एक आइडेंटिटी है एक तरीके से, ठीक है। कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो हर इंसान के पास होते हैं। बेसिकली एक इंसान है, उसका कोई ना कोई ब्लड ग्रुप तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एक इंसान की आइडेंटिटी ही है, एक तरीके से ये भी माना जा सकता है, ठीक है। पर हाँ, अब जैसे किसी को चोट लगती है या कोई एनोमली होती है, तो होता क्या है कि जब इंसान की बॉडी काफ़ी लॉस कर देती है अपने ब्लड का, तो उसको एक्सटर्नली ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है ब्लड। तो बेसिकली वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है, तो उस ट्रांसफ्यूजन के लिए ही क्या ज़रूरी है? ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं पता हुआ, तो अगर गलत ब्लड चढ़ा दिया गया तो एक फेटल कंडीशन हो सकती है, दैट इज़ योर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज या क्लम्पिंग ऑफ योर ब्लड, ठीक है। क्लम्पिंग मतलब खून, जैसे बाहर हमारे खून जो होता है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है तो जम जाता है ना, ठीक है, कोएगुलेट कर जाता है उसको। वही कंडीशन अगर इंटरनली हो जाए ब्लड के बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ क्लम्पिंग, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, मतलब खून के थक्के जमने लग जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स कितने तरह के? देखिए, ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किए थे? इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये साइंटिस्ट का नाम है आपके, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत वैसे है नहीं, एनसीईआरटी में इतना मेंशन नहीं है, बट आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। देन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग एक्चुअल में कई तरह की होती है, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की हो ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जो आज तक दी गई है वो कई तरह की दी गई हैं, जिनमें से एक जो ब्लड ग्रुपिंग सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली यूज़ करते हैं, जो बेसिकली वो क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है? तो द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम is determined by the presence or absence of two specific surface antigens। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा लगाओ कि नहीं समझ आया। सिंपल भाषा में हम बोलें तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ दो सरफेस एंटीजन जो होते हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे बनाया गया है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होते हैं आपके ऐसे केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ऐसे एंटीजन्स, ऐसे उनको ही क्या कहते हैं? हम एंटीजन्स कहते हैं बेसिकली। तो ये केमिकल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेंगे? एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे या इंड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये एंटीजन प्रेजेंट है आपके सेल के सरफेस पे या नहीं प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हमने ब्लड को ग्रुप में बांटा हुआ है, ठीक है। तो यही, अब कौन कौन से एंटीजन्स होते हैं देखिए, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ऑन द रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपके, आरबीसीज हैं, उनके सरफेस के ऊपर आपको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो कॉरस्पॉन्डिंगली इसी के साथ अब देखिए, सरफेस जो आरबीसी के हैं उन पे तो एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिन केमिकल्स की बात करी है हमने, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करके देंगे, इंड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है आपका, उसमें क्या होता है? दैट प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज। प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। ये क्या होती है एंटीबॉडीज? दीज आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं। एंटीजन ने क्या किया? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया, इंड्यूस किया, तो अब क्या बनेगा? एंटीबॉडीज बनेंगी, और वो भी कहाँ बनेंगी? आपके प्लाज्मा में बनेंगी, ठीक है, समझ आ गई। तो इनको एंटीबॉडीज क्या बनी? एंटीबॉडी ए होती है और एंटीबॉडी बी होती है। दो तरह की एंटीबॉडी होती है आपकी, ठीक है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। और एंटीजन भी दो तरह के हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन होते हैं सरफेस ऑफ आरबीसीज के ऊपर, और एंटीबॉडीज होती हैं आपके
प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं, देखिए ग्रुपिंग की कैसे करी गई। यहाँ पे कुछ ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए हैं ये आपके। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो जो एंटीजन होगा कहाँ होगा, उसके आरबीसी के सरफेस पे। ठीक है, वो क्या होगा उस पे प्रेजेंट, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और प्लाज्मा में जो उसकी एंटीबॉडी होगी वो किसके अगेंस्ट होगी, उसके उसके पास मतलब किस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट होगी, दैट इज एंटी बी होगी उसकी एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। मतलब जिस पे एंटीजन ए है, मतलब जिसके सरफेस पे एंटीजन आरबीसी में ए प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। इसलिए हम कभी भी ए वाले इंसान को, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको ब्लड ग्रुप बी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उसमें उसके पास क्या है, ब्लड में एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट हैं। तो एंटीबॉडी बी जैसे ही पहचानेगी कि भैया बी एंटीजन आ गया है सिस्टम के अंदर, तो भैया वो उस पर अटैक कर देगा सेल्स पे और वहाँ पे क्लम्पिंग कर देंगे। तो अब देखिए इसमें से अगर डोनेशन की बात की जाए तो ये किस किस को डोनेट कर पाएगा, ये इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ये डोनेट कर पाएगा या तो सेम ब्लड ग्रुप के बंदे को, जैसे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए ही हो, या फिर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, क्योंकि इनके पास क्या होगा, इनके पास एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट तो है, पर इनके पास एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, अब जब एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट नहीं है इनके पास, तो भैया ये ए वाले को डोनेट कर देंगे और ए बी वाले को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास, ए बी वाले के पास कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं होती। और जो भी रिएक्शन होती है इम्यून रिस्पॉन्स वाली, उसके लिए आपके पास एंटीबॉडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्लम्पिंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, जो कि हम देखेंगे किसके केस में, ओ के केस में। ठीक है, सॉरी ए बी के केस में हम देख ही रहे हैं ये तो। ठीक है, तो अब ये रिसीव किससे कर सकता है ब्लड को, देखिए ये रिसीव कर पाएगा आपका, ये ब्लड ग्रुप ए जिसका होगा उससे भी रिसीव कर सकता है ब्लड को, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उससे भी रिसीव कर सकता है। ओ वाले से क्यों रिसीव, ए का तो समझ आ गया आपको कि भैया वो सेम सेम ही हो गया लगभग, कि उसके पास भी एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी, इसके पास भी एंटीजन ए था, एंटीबॉडी बी थी, तो ये सेम सेम हो गए, तो इसने ए वाले से तो रिसीव कर लिया। पर जो बी वाला है उससे रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको उसको कैसे रिसीव कर ले रहा है ये, तो क्यों कर ले रहा है, क्योंकि उसके पास कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई सा भी एंटीजन उसके पास प्रेजेंट नहीं है। ओ वाला जो होता है उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं कर पाएगा वो, जब कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, ना उसके पास बी एंटीजन है सरफेस पे, ना उसके पास ए एंटीजन है, तो जनरेट ही नहीं होगा। हाँ, उसके पास एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज ए भी होती हैं और बी भी होती हैं, तो इसलिए वो सबको दे सकता है। अपना जो खून है, वो इंसान जिसके पास ओ है ब्लड ग्रुप, वो अपना खून सबको दे सकता है, पर वो किसी सबसे खून अपना ले नहीं सकता। ठीक है, उसको किसी सबका खून नहीं चढ़ाया जा सकता, उसको सिर्फ अगर चढ़ेगा तो सिर्फ चढ़ेगा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अगर बी ब्लड ग्रुप का इंसान है तो उस पे एंटीजन तो बी होगा उसके आरबीसी के सरफेस पे, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होंगी, ए होंगी। और वो किसको डोनेट कर सकता है, वो ब्लड ग्रुप बी वाले को भी डोनेट कर सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को भी डोनेट कर सकता है। और जो रिसीव कर सकता है वो ब्लड ग्रुप बी से कर सकता है रिसीव, या फिर ओ से रिसीव कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ए बी ब्लड ग्रुप है जिसका, मतलब 50% एंटीजन क्या होता है, ए होता है, और 50% एंटीजन बी होता है, मतलब दोनों ही इन पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो इन पे एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है आरबीसीज के सरफेस पे, पर इनके पास एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होती। ठीक है, अब एंटीबॉडी इनके पास कोई सी भी नहीं है, तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, चाहे आप इनको ए वाला खून चढ़ा दो चाहे बी वाला खून चढ़ा दो। ठीक है, और ए बी से ही क्या कर सकते हैं, ये ए बी को ही क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। डोनेट सबको नहीं कर सकते, डोनेट सिर्फ किसको कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं। अगर मान लो इन्होंने ए वाले को डोनेट कर दिया, तो इनके पास बी एंटीजन भी तो प्रेजेंट है, और ए वाले जो ब्लड ग्रुप होगा उसके पास प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी हैं। अब आपने तो इसको ए बी वाला चढ़ा दिया, अब बी वाला एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पे ए बी में, तो वो उसको पहचान लेगा, एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है ए वाले के, और वो उसको अटैक कर देगी, सेल को, क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ए बी वाले को ही अपना ब्लड दे पाएगा। नेक्स्ट इज
अगर हम बात करें कि ये रिसीव किससे कर सकता है ब्लड को, तो ये ए वाले से भी रिसीव कर सकता है, बी वाले से भी रिसीव कर सकता है, ए बी वाले से भी रिसीव कर सकता है, ओ वाले से भी रिसीव कर सकता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, कि ये सबसे ब्लड ले सकते हैं, ठीक है, पर सबको दे नहीं सकते अपना ब्लड, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, की सबसे खून ले सकता है ये। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसके पास एंटीजन जो होता है वो एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, कोई सा भी एंटीजन इसके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है। इसके पास क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, दोनों एंटीबॉडी ए भी होती है ब्लड में और एंटीबॉडी बी भी होती है इनके ब्लड में। अच्छा, किस किस को डोनेट कर सकते हैं ये ए वाले को भी डोनेट कर सकते हैं, बी वाले को भी कर सकते हैं, ए बी वाले को भी कर सकते हैं और ओ वाले को भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है जिसको भी खून चढ़ाया। अब चाहे कोई सी भी एंटीबॉडी हो उनके प्लाज्मा में, ठीक है, जब इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है तो क्या डिटेक्ट करेगी वो एंटीबॉडी, किसी चीज को डिटेक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो सब आराम से रह लेते हैं भैया, वो खून चढ़ जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए ये सबको डोनेट कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर हैं। क्या है, यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब जो देता है बेसिकली, दैट इज ये क्या है, ओ ग्रुप वाले क्या है, यूनिवर्सल डोनर हैं। और सिर्फ रिसीव किससे कर पाएंगे, किससे रिसीव कर सकते हैं, ये उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओ होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है, अगर उसको ट्रांसफ्यूजन होना है, उसको चढ़ाना है अगर ब्लड, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चढ़ेगा आपका, ब्लड ग्रुप ओ ही चढ़ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है आपका, वो उस पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। देखिए एंटीजन ए जो होता है वो रिएक्ट करता है विद एंटीबॉडी ए, ठीक है। एंटीजन ए जो होगा वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी ए के साथ, और एंटीजन बी जो होगा वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी बी के साथ, ठीक है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है बेसिकली। मिक्सिंग अगर करते हैं हम ब्लड की विद कोरस्पॉन्डिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, मतलब मान लो अगर हमने मिक्सिंग कर दी जिसपे एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी भी है उस पे, सॉरी एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए ही प्रेजेंट है साथ में उसके, तो बेसिकली क्या होगा, ये उनकी इंटरेक्शन हो जाएगी भाई, एंटीजन ए की एंटीबॉडी ए के साथ क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी। और रिजल्ट किस क्या आएगा हमारे पास, क्लम्पिंग का रिजल्ट आएगा, मतलब एग्लूटिशन इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिशन ऑफ आरबीसी या फिर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट्स। तो यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं और रेसिपिएंट्स जो होते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ ओ ओ होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है, ब्लड टाइप क्या है आपका, ओ है। आर यूनिवर्सल डोनर्स, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन डोनेट ब्लड टू एनी ब्लड ग्रुप, वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड दोज विद ब्लड टाइप ए बी, ऐसे लोग जिनका ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप जो ए बी है, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं, एज दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप, क्योंकि वो रिसीव कर सकते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान से, ब्लड को रिसीव कर सकते हैं वो, तो ये क्या कहलाए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाए। तो ये हमने पहले ही समझ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब ये ए बी ओ टाइप की हो गई ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एक और टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है, दैट इज आर एच ग्रुपिंग, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा ना भैया, वो ए पॉजिटिव है, वो बी पॉजिटिव है उसका, ठीक है, ए नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है। तो ए बी तो समझ आ गया हमें, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग हो गई। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो बोलते हैं हम, तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आर एच ग्रुपिंग होती है, ठीक है। वो आर एच ग्रुपिंग होती है, वो बेसिकली क्या होता है, आर एच फैक्टर जो है हमारा, ठीक है, वो प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बोल दिया, प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो ये उसी को बोलते हैं हम। तो आर एच ब्लड ग्रुप जो होता है वो सिस्टम किस पे बेस्ड है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर एच फैक्टर, दैट इज रीसस फैक्टर। तो रीसस बेसिकली मंकी थे, ठीक है, रीसस मंकी होते थे, तो उनके आरबीसीज में देखने को मिलता था ये, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, आर एच फैक्टर, देखने आर एच फैक्टर रख दिया, ठीक है। तो रीसस फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोल देते हैं कि भाई आर एच पॉजिटिव है, और अगर रीसस फैक्टर एब्सेंट होगा तो उसको क्या बोल देते हैं, आर एच नेगेटिव है। तो आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंस है,
ठीक है। तो आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैव द आर एच फैक्टर, जो आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल होंगे उनके पास क्या होगा, आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा, वाइल आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स डू नॉट, और आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली 80%, ये बात याद रखने वाली है कि भैया अप्रॉक्सीमेटली 80% जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, आर एच पॉजिटिव है, मतलब उनके पास रीसस फैक्टर प्रेजेंट है 80% पॉपुलेशन के पास। ठीक है। नेक्स्ट इज आर एच एंटीबॉडीज। आर एच एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अच्छा देखिए एंटीबॉडीज जो होती है ना बेसिकली हर किसी चीज़ के लिए प्रेजेंट होती ही है, बन जाती हैं। ठीक है। तो जो आर एच फैक्टर को पहचाने और किल कर दे एक तरीके से, दीज आर आर एच एंटीबॉडीज। समझ आ गई। तो आर एच नेगेटिव जो होता है इंडिविजुअल, उसके पास कोई नेचुरली कोई भी क्या नहीं होती, एंटी आर एच एंटीबॉडीज नहीं होती, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज उस पर नहीं होती जो आर एच फैक्टर को ख़त्म करे। ठीक है। जो आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल है उसके पास नहीं होती। हाउ एवर होता क्या है कि इफ़ दे रिसीव आर एच पॉजिटिव, अगर उनके पास थोड़ा सा भी उसमें इंट्रोड्यूस क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव ब्लड अगर इंट्रोड्यूस हो गया, तो आर एच पॉजिटिव ब्लड जैसे ही एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, दे विल डेवलप एंटी आर एच एंटीबॉडीज। तो उनके ब्लड में क्या बन जाएगी, एंटी आर एच एंटीबॉडीज बन जाएंगी। किन के ब्लड में बन रही है ये बन रही है आर एच नेगेटिव वाले इंसान के ब्लड के अंदर। ठीक है। अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड। अब मान लो ये तो पहली बार ही क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था, आर एच पॉजिटिव ब्लड का इंट्रोडक्शन हुआ आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल के अंदर, ये पहली बार हुआ है। अब अगर दोबारा से एक बारी दूसरी बार क्या कर देते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं हम आर एच पॉजिटिव ब्लड का, आर एच पॉजिटिव ब्लड को हमने क्या कर दिया, चढ़ा दिया। ठीक है। किसके अंदर, उसी इंसान के अंदर, आर एच नेगेटिव वाले इंसान के अंदर जिसके में पहले चढ़ाया था हमने, दोबारा से क्या चढ़ा दिया, आर एच पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। तो इट कैन कॉज एग्लूटेशन। अब उसको क्या हो सकती है, एग्लूटेशन हो सकती है, मतलब क्लम्पिंग स्टार्ट हो सकती है ब्लड की। देयर फोर, इसीलिए क्या कहते हैं, देयर फोर इट इज एसेंशियल टू मैच द आर एच ग्रुप बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसलिए बोलते हैं कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आप, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड ग्रुप मैच कर लेना चाहिए, आर एच ग्रुप जो है बेसिकली वो मैच कर लेना चाहिए ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा है ये। तो एक और कंडीशन इस आर एच फैक्टर के बेसिस पे एक और कंडीशन अराइज होती है जो होती है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। ठीक है। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, तो बेसिक फीटालिस। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, ठीक है, उनके पास आर एच फैक्टर दूसरा होता है, और जो बेबी फीटस है उसके पास आर एच फैक्टर क्या होता है, दूसरा होता है। तो अगर इनकम्पैटिबल आर एच फैक्टर हैं तो क्या हो सकता है, एंटीबॉडीज बन सकती हैं और वो हार्म पहुंचा सकती हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें एक्चुअल में क्या होगा, दिस कंडीशन अराइज ड्यू टू आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। बोल दिया कि भैया आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इस वजह से ये कंडीशन जनरेट हुई है बिटवीन एन आर एच नेगेटिव मदर। अब इसमें मदर जो होती है वो क्या होनी चाहिए, आर एच नेगेटिव होनी चाहिए, मदर के पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, और जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके पास क्या है, आर एच पॉजिटिव है, उसके पास रीसस फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या होगा, आगे आने वाली जो प्रेगनेंसी होंगी, पहली बार ही तो देखो आर एच नेगेटिव मदर थी, फीटस था आर एच पॉजिटिव, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, नॉर्मली वो बच्चा जो है वो डिलीवर हो गया और सही रहा। पर जब वो डिलीवर हुआ था उस टाइम के दौरान, क्योंकि जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो कुछ ब्लड जो होता है फीटस का वो रह जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है। अब भाई जब जैसे अब फीटस का ब्लड तो आर एच पॉजिटिव है और मदर का ब्लड जो है वो क्या है, एक तरह से आर एच नेगेटिव है। ठीक है। अब आर एच नेगेटिव में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, आर एच पॉजिटिव ब्लड इंट्रोड्यूस हो गया, वहाँ पे क्या बन जाएंगी, एक एंटीबॉडी बन जाएंगी आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट। अब अगर दूसरी प्रेगनेंसी होती है और उस बच्चे का भी जो आर एच फैक्टर है वो पॉजिटिव बनता है, तो क्या होता है, फीटस की जो क्या होती है आपकी प्लेसेंटा होता है जिस जो कनेक्ट करता है आपको मदर के यूट्रस से ही बेसिकली, और एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, तो उस
प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि पहले भी एक बारी मदर के ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो चुका है RH पॉजिटिव ब्लड, और उस दौरान कम अमाउंट में ही सही पर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, ठीक है, RH के अगेंस्ट, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। अब क्योंकि हमारी बॉडी के पास, इम्यून सिस्टम के पास क्या होती है, मेमोरी तो होती है, अब दोबारा से RH पॉजिटिव वाला फीटस डेवलप हो रहा है, तो क्या होगा, RH एंटीबॉडीज आपके मतलब उस प्लेसेंटा के थ्रू पास होके फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास कैसा प्रेजेंट है, एंटीजन RH पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन फेटल हो जाती है उस सेकंड प्रेगनेंसी वाले फीटस के लिए, क्योंकि भैया एनीमिया वाली कंडीशन, जॉन्डिस वाली कंडीशन, ये सारी अराइज होने लग जाती हैं, क्योंकि अभी फीटस इतना, वैसे भी इतनी उसमें क्या नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो ये काफ़ी फेटल कंडीशन हो जाती है। तो इसका भी इलाज होता है, देखते हैं हम कैसे करते हैं वो, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज जो होती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होती है तो कुछ फीटल ब्लड जो होता है वो एंटर कर जाता है मदर के ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो मैंने बताया अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह कट करते हैं, ठीक है। तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज, और मदर की ब्लड में क्या बन जाती है, RH एंटीबॉडीज बन जाती हैं थोड़ी सी इन लेटर प्रेगनेंसी। अब इसके बाद आने वाली जो प्रेगनेंसीज होंगी, दीज एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, ये प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती हैं, एंड अटैक द फीटल RBC, और जो फीटस में RBCs प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है फीटस के, ठीक है, उनको अटैक कर सकती है ये एंटीबॉडीज, कॉजिंग सीवियर एनीमिया, और जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो सकता है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर बेसिकली, और जॉन्डिस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, और इवन फीटल डेथ, और फीटल डेथ भी हो सकती है, मतलब जो फीटस है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नाउ दिस कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग RH एंटीबॉडीज। तो इस कंडीशन को हम कैसे एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, बेसिकली जब जैसे ही क्या हुआ, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, जो RH पॉजिटिव वाला फीटस था और RH नेगेटिव मदर थी, तो फर्स्ट टाइम ही जब प्रेगनेंसी हुई है, जब डिलीवरी हो रही थी, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया है, मतलब कि द पॉइंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, जब वो RH पॉजिटिव ब्लड एक तरह से कांटेक्ट में आ रहा था फर्स्ट टाइम के लिए, किसके, RH नेगेटिव मदर के लिए, उसी टाइम पे आपको क्या दे देनी है, RH एंटीबॉडीज दे देनी है, ठीक है। ऐसी एंटीबॉडीज जो RH एंटीबॉडीज को क्या करेंगी, किल करेंगी बेसिकली, ठीक है। तो RH एंटीबॉडीज जो हैं वो हम दे देते हैं टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर हर फर्स्ट डिलीवरी, और जो उसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके तुरंत बाद ही क्या दे दिया जाता है, ऐसी एंटीबॉडी, मतलब ऐसे एंटीबॉडी डाल दी जाती हैं जो RH एंटीबॉडीज़ को ही क्या कर देंगी, किल कर देंगी। तो RH एंटीबॉडीज़ ही किल हो जाएंगी तो इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी नहीं बचेगी, और मेमोरी नहीं बचेगी तो जब आगे भी इन फ्यूचर अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उस फीटस का जो ब्लड ग्रुप निकलता है वो RH पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, तब भी उसके ऊपर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी जो अटैक करें, क्योंकि हमने पहले ही मेमोरी, इम्यून सिस्टम की मेमोरी बनने से पहले ही क्या कर दिया, हमने उसकी एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कर दिया। तो ऐसे वो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो होती है वो सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, बेसिकली आप यही मान सकते हैं भैया, जो आपका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो ब्लड है आपका, बेसिकली वो आपका जो फ्लो कर रहा है, किसके अंदर फ्लो कर रहा है ना, कुछ पाइप्स मान सकते हैं, एक एनालॉगी समझिए इसकी, कि पाइप के अंदर अगर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, या फिर पाइप्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वो वेसल कहला रहा है आपका। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है बेसिकली। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज योर आर्टरीज, योर वेन्स एंड योर कैपिलरीज, ठीक है। बेसिकली आर्टरीज की बात करें अगर हम, तो आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस टिश्यूज। तो आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और ठीक है,
सही बात है, आर्टरीज ही क्या होती हैं आपकी, जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो आपके ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। मतलब हार्ट जो पंप करता है ब्लड, वो जब फ्लो करता है तो हमारे टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक जाता है, तो वो कौन लेके जाता है, आर्टरीज लेके जाती हैं बेसिकली। पर इसकी भी एक एक्सेप्शन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। सो दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज जो होती हैं हमेशा क्या करेंगी आपकी, हाँ इसकी एक्सेप्शन प्रेजेंट है, आर्टरीज हमेशा जो होती हैं ब्लड को दूर लेके जाती हैं, ये तो सत्य है, बिल्कुल सच बात है, ठीक है। तो दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली देखा गया है कि जितनी भी आर्टरी होती हैं उनमें क्या फ्लो करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। बट एक आर्टरी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई ऐसा ब्लड फ्लो करता है। और वो जो आर्टरी होती है वो कहाँ जा रही होती है, वो जा रही होती है आपके लंग्स में, ठीक है। क्योंकि भाई लंग्स में भी तो कोई आर्टरी होगी ना जो जाएगी, क्योंकि हार्ट से निकलेगी और कहाँ जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी, ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो पाए, ऑक्सीजनेट हो पाए। तो उस आर्टरी का नाम क्या दिया गया है, पल्मोनरी आर्टरी। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सबके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है, पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर के कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट इज आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरियोल्स। तो देखिए अगर बड़ी कोई आर्टरी है तो ये आगे जाके किस में ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाती है कई सारे आर्टरियोल्स में जो स्मॉलर ट्यूब्स होंगी एक तरह से, एंड हैव 3 लेयर्स। और आर्टरीज के पास 3 लेयर होती हैं बेसिकली। 3 लेयर की बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट जो है आपकी सबसे अंदर वाली देखिए सर्कुलर डायमीटर है, ठीक है। ये 3 लेयर मान लीजिए, ये फर्स्ट लेयर हो गई अंदर वाली, ये सेकंड लेयर हो गई मिडल वाली, और ये थर्ड लेयर हो गई आउटर वाली, ठीक है। तो ऐसे ही बात करते हैं हम, इनर लेयर जो होती है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा ये बनी हुई होती है किससे, स्क्वेमस एंडोथीलियम से। तो स्क्वेमस एंडोथीलियम जो होता है बहुत पतला सा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और इससे हमने पढ़ा था कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने में काफ़ी हेल्प करता है, बहुत स्लिम होता है, बहुत पतला होता है, ये थिन होता है काफ़ी, ठीक है। मिडिल लेयर जो होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है, और ये किससे बनी हुई होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है। ये थोड़ा सा उसको लचीलापन और थोड़ा स्ट्रेंथ भी देती है ये लेयर, मिडिल लेयर। आउटर लेयर जो होती है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी हुई है, आउटर लेयर, दैट इज योर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ऐसे ही हम वेन्स की बात कर लें, ये भी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स वो वेसल्स होती हैं जो वापस, जो खून हमने पंप किया था जो हार्ट से दूर गया था, अब उस खून को वापस, ब्लड को वापस कहाँ लेके आएंगे, वो हार्ट तक लेके आएंगे। तो ये वही वेसल्स होती हैं जो ब्लड को दोबारा लेके आती हैं कहाँ पे, हार्ट के पास, एंड यूजुअली कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इनके पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट फॉर दी पल्मोनरी वेन। पर इसमें भी एक्सेप्शन क्या है आपकी, पल्मोनरी वेन जो होती है, मतलब जो लंग्स से खून लेके आएगी हार्ट के अंदर, उस वेन के अंदर आपको कैसा ब्लड मिलेगा, आपको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बाकी सारी वेन्स में आपको कैसे देखने को मिलेगा, दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड वेन्यूल्स। तो स्मॉलर ब्रांच जो होती है वेन की उसको क्या बोलते हैं हम, वेन्यूल्स बोलते हैं। जैसे आर्टरीज में आर्ट्रियोल्स बोलते थे हम। वेन्स ऑल्सो हैव 3 लेयर्स। वेन्स में भी 3 लेयर होती हैं, बट देयर ट्यूनिका मीडिया, पर एक्सेप्शन, मतलब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ट्यूनिका मीडिया जो है, मिडिल लेयर जो होती है वो काफ़ी पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। मान लीजिए ये इनर लेयर हो गई, ये मिडल लेयर हो गई, और ये क्या हो गई, आउटर लेयर हो गई। ये आर्टरी बना दी मैंने, ठीक है। इसमें दिख रहा है ना आपको कि ये जो मिडल लेयर है ये काफ़ी थिक है, ठीक है। अब वहीं मैं बात करूँ कि वेन की, तो ये इनर लेयर हो गई, ये मिडल लेयर हो गई, और ये आउटर लेयर हो गई। तो ये काफ़ी थिन है यहाँ पे मिडल लेयर। तो यही डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन के अंदर, कि जो आर्टरी की मिडल लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, और जो वेन होती है उसकी मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, वो काफ़ी थिन होती है, ठीक है। कैपिलरीज की बात करें, कैपिलरीज कहते हैं इन टिश्यूज, जब जो हमारी वेन्यू, जो हमारे क्या हो गए आपके आर्ट्रियोल्स हो गए,
जो आपके वेन्यूल्स हो गए, जब ये टिश्यूज लेवल तक पहुंचते हैं तो आर्टरियोल्स हो गए, वो डिवाइड कर जाते हैं किसमें, थिन वॉल्ड सिंगल लेयर्ड वेसल्स में। मतलब ऐसी वेसल्स, इतनी पतली वेसल्स जो सिर्फ एक सेल जितनी थिकनेस ही क्या रखती हैं, ठीक है, एक सेल जितनी थिकनेस रखती हैं, बस ऐसी वेसल्स हैं, ठीक है। और इनको ही क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज देन मर्ज इनटू वेन्यूल्स। अब ये आर्टरियोल्स कैपिलरीज बने, और कैपिलरीज ही आगे जाके क्या बन जाएंगी, वेन्यूल्स बन जाएंगी, और वेन्यूल्स जुड़ के वेन बना लेंगे। तो ऐसे ये हमारे ब्लड वेसल्स काम करते हैं, ठीक है। योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर हार्ट। तो हार्ट क्या होता है बेसिकली भाई, मस्कुलर स्ट्रक्चर है भाई, मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है। तो लोकेशन की बात करें, अगर लोकेशन और साइज की बात करें इसके, तो हार्ट जो होता है आपका, वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन है, याद रखना आप, क्योंकि आपका जो मस्कुलर टिश्यू जितना भी है वो किससे बना हुआ है, मीजोडर्म लेयर से बना हुआ है। 3 लेयर होती हैं आपकी जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो आपका जितना भी मस्कुलर टिश्यू है वो किससे बना हुआ है, वो आपका मीजोडर्म से बना हुआ है। और हार्ट भी क्या होता है, अपने आप में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। डिराइव्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम मतलब आपके यहाँ थोरैक्स रीजन में, ठीक है। तो मीडिया स्टीनम क्या रीजन में ये प्रेजेंट होता है, अबाउट द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। जो आपकी क्लेंच्ड फिस्ट होती है, आपकी जो आप अगर फिस्ट अपनी बंद करेंगे तो जितना आपका ये साइज बनता है फिस्ट का, उतना ही आपका हार्ट का लगभग साइज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लेंच्ड फिस्ट का क्या है, ये साइज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन कैसे होती है इस हार्ट की। इट इज एनकेज्ड इन अ डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम। तो इसका एक आप बॉक्स मान सकते हैं बेसिकली। तो डबल लेयर, 2 लेयर का क्या बना होता है, एक तरह से पेरिकार्डियम बना हुआ होता है विद द पेरिकार्डियल स्पेस। और उन दोनों लेयर के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल स्पेस है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है। और जो रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को, जब ये पंप करता है ब्लड, ठीक, जब ब्लड ये पंप करता है तो ब्लड पंप जब करेगा तो भैया साइज में बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा। तो दोनों लेयर्स में फ्रिक्शन ना आए तो उसको स्मूथ कौन करता है, बेसिकली पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये रिड्यूस करता है आपकी फ्रिक्शन को। जैसे लंग्स के केस में था प्लूरल फ्लूइड आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो बना हुआ है, ठीक है। पेरिकार्डियल स्पेस में क्या भरा हुआ है, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, चैम्बर्स। चैम्बर्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे भाई। 2 आर्टरिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। तो जो हार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है आपके 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। 2 तो अपर आर्टरिया हो गए आपके, और 2 लोअर आपके वेंट्रिकल्स हो गए। याद रखना, अपर जो ऊपर होते हैं उनको आर्टरिया बोलते हैं या ऑरिकल बोलते हैं, जो लोअर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो द वॉल्स ऑफ दी वेंट्रिकल्स, और जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स मतलब जो मस्कुलर वॉल है, बेसिकली हार्ट क्या है, मसल्स का ही तो बना हुआ है, कार्डियक मसल का। तो जो वॉल्स हैं बेसिकली जो किसकी, वेंट्रिकल्स की, या वेंट्रिकल की मसल जो है, जो नीचे वाले पोर्ट चैम्बर हैं आपके, ठीक है, हार्ट के, आर थिकर, वो काफ़ी थिक होते हैं, ठीक है, देन दोज ऑफ आर्टरिया। आर्टरिया से काफ़ी ज़्यादा थिक होती है वहाँ पे मसल, ठीक है, आर्टरिया के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज सेपरेशन। सेपरेशन कैसे करते हैं भाई, तो जो आर्टरिया होता है वो आर्टरिया जो होते हैं दोनों, वो सेपरेट किए जाते हैं बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। तो दोनों आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा उसको क्या बोला गया, इंटर एट्रियल सेप्टम बोला गया, हाँ, ठीक है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे देखते हैं हम, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका आर्टरिया है, ये भी आपका आर्टरिया है, ये आपका वेंट्रिकल है, और ये भी आपका वेंट्रिकल है। तो ये एट्रियम हो गया, ये भी एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये भी वेंट्रिकल हो गया। ये आपकी देखेंगे तो आप, ये कौन सी साइड पड़ेगी, आपकी राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो ये वाली आप ये देख रहे हैं ना मसल, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये मसल काफ़ी थिक है, और यहाँ पे देखिए ये मसल जो है काफ़ी पतली है, ठीक है। तो यही बात कही गई थी, जो वेंट्रिकल्स की मसल होती है या वेंट्रिकल्स की वॉल होती है जो, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि उनको ब्लड को पंप करना होता है काफ़ी तेज, ठीक है।
हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी, कि जो सेपरेशन है उनका वो कैसे होता है। तो देखिए आर्टरिया जो है वो सेपरेट किए गए हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम में। तो आपको यहाँ पे देखिए आर्टरिया जो हैं ये दोनों जो आर्टरिया हैं, यहाँ पे आप ये दोनों आर्टरिया जो हैं इनके बीच में यहाँ पे ये सेप्टम है, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है। ये इस आर्टरिया को इस आर्टरिया से क्या कर रहा है, एक तरीके से, एक तरह से आपका इसको सेपरेट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। वहीं हम बात करें कि वेंट्रिकल्स की, बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। एन आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम विद एन ओपनिंग एग्जिस्ट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। अब पहले हम बात करें वेंट्रिकल की यहाँ पे। तो ये वेंट्रिकल हो गया आपका, फर्स्ट वेंट्रिकल हो गया, ये सेकंड वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल है और ये वेंट्रिकल है, और ये बीच में आपको क्या दिख रहा है, सेप्टम दिख रहा है। तो ये हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब ये आर्टरिया था ऊपर और नीचे वेंट्रिकल है ये, तो इनके बीच में भी क्या है, यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है। इस इन सेप्टम को क्या बोलेंगे हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। उसको क्या बोला गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये बात आप याद रखना कि सेप्टम कितने प्रेजेंट है। यहाँ पे बेसिकली तीन सेप्टम की बात की गई है। एक तो जो आर्टरिया आर्टरिया के बीच में है, जो वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में है, और जो आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम विद एन ओपनिंग एग्जिस्ट बिटवीन दीज एट्रियम एंड वेंट्रिकल। और उस सेप्टम में क्या होगा, ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिससे कि ब्लड जो है आर्टरिया से वेंट्रिकल में आ पाए। अब जो वो ओपनिंग है, ठीक है, वहीं पे क्या होते हैं, वेल्व प्रेजेंट होते हैं। वेल्व मतलब कि वहां से ब्लड जो है आ सकता है, और जब बेसिकली रोकना हो ब्लड को तो वो वेल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड वहां पे फिर नहीं आता, रुक जाता है उसमें आने से, ठीक है। तो बेसिकली वेल्व्स की बात करते हैं वहीं पे हम। वेल्व्स क्या होते हैं आपके, तो एक ट्राइकस्पिड वेल्व होगा, मतलब तीन फ्लैप, जैसे ये माना एक फ्लैप, ये माना एक फ्लैप, और ये माना एक फ्लैप, तो ये ऐसे खुल जाएगा तीनों, ठीक है। तो ये फ्लैप, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। तीन मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं यहाँ पे, या कस्प होते हैं, जो गार्ड करते हैं ओपनिंग को बिटवीन। अच्छा, ट्राइकस्पिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब राइट साइड जो है आपकी, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा ट्राइकस्पिड वेल्व, तीन फ्लैप वाला वेल्व आपको देखने को मिलेगा। बाइकस्पिड वेल्व की बात करें, बाइकस्पिड वेल्व जिसको मिट्रल वेल्व भी बोला जाता है, ये गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन दी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड आपका एट्रियम है और लेफ्ट साइड वाला ही वेंट्रिकल है, तो उन दोनों के जो बीच में ओपनिंग है, उसकी उसको कौन गार्ड करता है, उसको करता है बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व। तो द वेल्व अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। अच्छा, इन वेल्व्स की खास बात ये होती है, ये बने ही इसलिए हैं कि ये ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाने को अलाउ करते हैं, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाना अलाउ करते हैं, वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड वापस आना अलाउ नहीं करते। यही वेल्व्स का काम है एक तरीके से, ठीक है। ये बैक फ्लो को क्या करते हैं, एक तरह से प्रिवेंट करते हैं। तो द वेल्व्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। आर्ट्रियम से कहाँ जा सकता है, वेंट्रिकल तक जा सकता है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें एक ओपनिंग होती है, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा देखिए, राइट वेंट्रिकल जो होता है आपका, ये जो है ना, ये, अच्छा मैं वेल्व आपको बता ही देता हूँ। ये जो है ये वेल्व है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है आपका, बेसिकली ब्लड यहाँ पे आ रहा है, तो ये वेल्व्स हैं, यही इसको गार्ड करे हुए हैं। यहाँ पे तीन है कस्प, और लेफ्ट वाले में क्या है आपके, दो ही कस्प हैं, ठीक है। ये वाला मिट्रल वेल्व हो गया, और ये क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वेल्व हो गया।
अब देखिए ये क्या कहते हैं कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है उसकी ओपनिंग होती है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। सही बात है भैया, आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है आपका, यहाँ से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उससे निकलती है एक ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। ठीक है, जो आपके मेजर ऑर्गन्स तक क्या पहुंचाती है, आपका ब्लड पहुंचाती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से तो लेफ्ट वाले से एओर्टा निकलेगा, जो कि लिखा हुआ ये वाला, जो ये वाला पोर्शन है मेजर आर्टरी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से जुड़ी हुई होगी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो मेन बात यहाँ पे ये आती है, इनमें भी क्या होती है, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें भी क्या होती हैं, ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। और ये गार्ड कौन करता है इन ओपनिंग्स को, इनको ओपनिंग्स को गार्ड करता है सेमी ल्यूनर वाल्व। तो मान लीजिए यहाँ से ये निकला तो यहाँ पे क्या होगा, वेल प्रेजेंट होगा। यहाँ से ब्लड निकला एओर्टा में तो यहाँ भी क्या होगा, वेल प्रेजेंट होगा। ब्लड यहाँ तो चला जाएगा इनमें से आगे आगे, पर जैसे ही वापस आएगा तो ये क्लोज हो जाएंगे भाई, बैक फ्लो को बंद कर देंगे ये। तो ये कौन से वेल्व्स हो गए, ये हो गए सेमी ल्यूनर वेल्व। इनको बोलेंगे क्या, सेमी ल्यूनर वेल्व बोलेंगे इनको। ठीक है, तो ये दोनों ही ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, इन दोनों की जो ओपनिंग होती है इनको गार्ड कौन करता है, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो दीज ओपनिंग्स हैव सेमी ल्यूनर वेल्व्स, दे प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो जो ये बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड का उसको क्या करती हैं, एक तरीके से प्रिवेंट करती हैं बेसिकली। ठीक है, अब कंडक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं हम कि कंडक्ट कैसे होती है भैया। आपका जो हार्ट है भैया, आपको पता है कि मसल्स जो होती हैं जब तक उनको इम्पल्स नहीं आता तब तक वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना रिलैक्स करती हैं। ठीक है, अब हार्ट भी मसल से ही बना हुआ है तो हार्ट भी तो क्या होगा, इम्पल्स के अंदर, मतलब इम्पल्स के इन्फ्लुएंस से ही क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है बेसिकली। तो वो कंडक्टिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे कि वो जो इम्पल्स है वो कहाँ जनरेट हो रहा है, क्या वो ब्रेन में जनरेट होता है बाकी इम्पल्सेस की तरह, या फिर खुद ही जनरेट होता है। तो ये तो मैं बता ही देता हूँ आपको कि हमारे ब्रेन में जो इम्पल्स जनरेट होता है वो, सॉरी, हमारे हार्ट हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होता है वो खुद होता है। ठीक है, ऑटो एक्साइटेबल है, ना कि क्या है वो, ब्रेन में नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे हार्ट को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक भी बोला जाता है, मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो जो हार्ट होता है आपका, वो कंडक्टिंग सिस्टम जो है उसमें क्या इंक्लूड होगा, आपका नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू वही टिश्यू है जो क्या करेगा, इम्पल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, बंडल्स ये ट्रांसपोर्ट करेंगे उस इम्पल्स को। ठीक है, और फाइबर्स ये भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, विच रेगुलेट हार्ट बीट्स, जिनकी वजह से हमारी हार्ट बीट चलती है बेसिकली। तो नोडल टिश्यू देखिए कौन कौन से होते हैं, इट इज़ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट। ये कार्डियक मस्कुलेचर ही है, कार्डियक मसल ही है एक तरह की, और ये बनी हुई स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो हार्ट के वॉल में ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं ये नोडल टिश्यू। पहला होता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, जिसको हम सैन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SAN, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके जो राइट एट्रियम होता है आपका वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। पहली बात तो यहीं पे सबसे पहला जो इम्पल्स होगा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जनरेट होगा। ठीक है, यही इनिशिएट करेगी, ठीक है, इम्पल्स को, एंड मेंटेन्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करेगी बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जिसको हम कहेंगे उसको जनरेट करेगी। कितनी बार जनरेट करती है ये, 70 to 75 टाइम्स। अब 70 to 75 टाइम्स ऐसे नोड ही क्या करेगा, इम्पल्स को जनरेट करेगा, एक्टिंग एज अ पेस मेकर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो जनरेट करने का काम है इम्पल्स को या एक्शन पोटेंशियल को वो इसका ही है, ऐसे नोड का, जो क्या पे प्रेजेंट है, आपके राइट एट्रियम में प्रेजेंट है आपके। नेक्स्ट, अब जो दूसरा नोड होता है वो क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, AV नोड भी कहते हैं इसको। ठीक है, AVN शॉर्ट फॉर्म में। ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये होता है लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम का ही जो लोअर पार्ट होगा,
ठीक है। जो सेप्टम प्रेजेंट था ना, दोनों आर्टरिया के बीच में सेप्टम प्रेजेंट था, तो लोअर पार्ट पे ही सेप्टम के पास ही क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा आपका, वहीं पे पास में ही ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। डायग्राम में देख लेते हैं हम कहाँ पे प्रेजेंट होगा। देखिए ये येलो पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये क्या हो गया आपका, साइनो एट्रियल नोड हो गया। और जो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये सेप्टम के पास ही है ना आपका, सेप्टम के पास ही यहाँ पे प्रेजेंट है नीचे की साइड राइट एट्रियम में। ये क्या हो गया आपका, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हो गया, एवी नोड हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कंडक्शन पार्ट। अब ये तो जनरेट करने वाला काम हो गया। अच्छा, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड का काम यही होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल किसने जनरेट किया था, ऐसे नोड ने जनरेट किया था, उसको और आगे पहुंचाना एनहेंस करके। ठीक है, ये खुद जनरेट नहीं करता, ये उसको ही कैच करेगा, उस वाले सिग्नल को जो एक्शन पोटेंशियल किसने जनरेट किया है, आपके ऐसे नोड ने, और उसको ही एनहेंस करके और आगे बढ़ा देगा ये। ठीक है, कंडक्शन पाथवे क्या होता है आपका, फ्रॉम एवी नोड, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, अ बंडल ऑफ फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। तो जो एवी नोड है उसी से कुछ बंडल निकलते हैं फाइब्रस, जिनको बोलते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या फिर एवी बंडल कह सकते हैं हम उनको। वो पास करते हैं थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो आर्टरिया और वेंट्रिकुलर में जो सेप्टम है उसमें पास करते हैं वो। ठीक है, एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, और राइट और लेफ्ट ब्रांच में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ईच ब्रांच पासिस थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ इट्स साइड, और हर एक ब्रांच अपनी अपनी तरफ के वेंट्रिकुलर वॉल जो हैं, वेंट्रिकल्स की जो मसल वॉल्स हैं, उनमें चली जाती है। ठीक है, इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स इट ब्रेक्स इनटू माइन्यूट फाइबर्स, और वहाँ पे जाके क्या करेगी, वहाँ पे वेंट्रिकुलर वॉल्स में वो जो फाइबर्स होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी कुछ बहुत माइन्यूट फाइबर्स में, जिनको बोलते हैं हम क्या, पुरकिंजी फाइबर्स। दीज फाइबर्स अलॉन्ग विद द एवी बंडल्स आर नोन एज बंडल ऑफ हिस। और इन फाइबर्स को किसके साथ मिला के, बंडल्स के साथ मिला के। ठीक है, अलॉन्ग विद द बंडल्स, पुरकिंजी फाइबर्स अलॉन्ग विद द एवी बंडल्स आर नोन एज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका यहाँ से ऐसे नोड से क्या आया, एवी बंडल आया सेप्टम में, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और यहाँ से ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये ब्रांच बन गई, और ये ब्रांच अब क्या करेंगी, ये जा रही हैं आपकी वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर अपनी अपनी साइड की। और यहाँ पे क्या बना लिया इन्होंने, ये कई सारे पुरकिंजी फाइबर्स बना लिए यहाँ पे छोटे छोटे। अब ये पुरकिंजी फाइबर्स प्लस ये एवी बंडल्स, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हिस बोला जाता है। ठीक है, यही बात मैं समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा इजीली, और याद भी रहेगा ये। ठीक है, तो पुरकिंजी फाइबर्स अलॉन्ग विद बंडल्स आर नोन एज बंडल ऑफ हिस। ठीक है, नोडल टिश्यू जो होता है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब इसको किसी एक्शन पोटेंशियल जो है इसका कहीं ब्रेन वगैरह किसी और ऑर्गन से नहीं आता, ये खुद ही जनरेट करता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, मीनिंग दे जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए इसको। एंश्योरिंग द हार्ट मेंटेन्स इट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, और ये एंश्योर करता है कि जो हमारा हार्ट है वो एक रिदम से अपनी हार्ट बीट कंटिन्यू रखे, कॉन्ट्रैक्ट होता रहे, रिलैक्स होता रहे। So that's it for today's video, and I hope so this video was helpful for you in respect to your NEET preparation and for your class 11 exams. So yeah, if you find this video helpful, then you can subscribe my channel, that is Biogenius NEET Prep, for more comprehensive NEET content and biology content. And you can also hit the bell icon so that you never miss an update for the latest videos. And you can also check my previous lectures that I have given for more clearing more of your concepts. And you can contact me through my Telegram group, and I'll pin down the Telegram group link in comment section as well as in the description. And I wish you very all the best for your NEET preparation, and keep studying.
हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।